बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 168 किस्तें सुन चुके हैं। अब किस्त 169 मुलाहिजा फरमाए। मैंने पलट कर इशारे से जरताज का शुक्रिया अदा किया और रहीम गुल को बड़े प्यार से खुदा हाफिज कहकर निकल आया। मुझे उम्मीद थी कि जरताज उससे अच्छी तरह निमट लेगी। वो अपनी ताकत इस्तेमाल करने पर उतर आई थी। अब उसके लिए उस किस्म के मसाइल की कोई अहमियत नहीं रही थी। हवेली के बाहर दीवार की ओट में ड्राइवर पजीरो लिए खड़ा था। मैं उसके साथ बैठ गया और कुछ देर के सफर के बाद हम उस सड़क पर आन पहुंचे जो आगे जाकर हाईवे से मिलती थी। जब तक बस नहीं आ गई और ड्राइवर ने उसे रोक कर मुझे उसमें सीट नहीं दिला दी, तब तक वो वहीं खड़ा रहा। बस से मैं डेहरकी पहुंचा। डेहरकी के रेलवे स्टेशन पर मुझे 2-2.5 घंटे इंतजार करना पड़ा। बिलाखिर एक ट्रेन आई जो कराची जा रही थी, लेकिन उसकी वही हालत थी जो अमूमन हमारे यहाँ ट्रेनों की होती है। कहीं मुसाफिर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे और कहीं सामान से कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि चढ़ने वाले कौन थे और उतरने वाले कौन। जो लोग ट्रेन के अंदर थे उनमें से बेशतर की कोशिश थी कि कोई सवार न होने पाए। उन्होंने दरवाजे बंद रखे हुए थे क्योंकि अंदर तिल धरने को जगह नहीं थी। बिलाखिर मैंने रेलवे के एक आला अफीसर यानी कुली की खिदमत हासिल की, जिसने माकूल हक खिदमत के एवज मुझे उस मसाइल से निजात दिलाई और स्लीपर में एक सीट मुहैया की। ट्रेन चलने तक मैं चौकन्ना ही रहा, लेकिन मुझे स्टेशन पर कोई भी आम शख्स या पुलिस वाला ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसके बारे में मुझे शुबा होता कि वो मेरे ताक़ुब में वहां आया होगा। ट्रेन चल पड़ी तो मैं ज़रा बेफिक्र होकर अपनी सीट पर नीमदराज हो गया। गुज़िश्ता शाम से मैं मुसलसल मार्का आराई में उलझा हुआ था। अब हालते सफ़र में आराम मुयस्सर आया था। किसी वजह से उस रोज़ तमाम ट्रेनें बहुत ताख़ीर से कराची पहुँच रही थीं। मैं जिस ट्रेन में था वो भी अपने असल वक्त से कहीं बाद में रात गए कराची पहुँची। उस वक्त तक मेरा हुलिया दोबारा बहुत ख़राब हो चुका था। शेब तो पहले ही बड़ी हुई थी जो तकरीबन दाढ़ी की शक्ल इख्तियार कर गई थी। बाल मुंतशिर थे और मिट्टी में अटे हुए थे। सफ़र के दौरान शलवार कमीज में बड़ी बुरी तरह शिकने पड़ चुकी थी और रास्ते में उस कदर मिट्टी ऊपर गिरी थी कि वो कपड़े 1 माह पहले के पहने हुए दिखाई दे रहे थे। मैंने प्लेटफार्म पर उतरने के बाद सोचना शुरू कर दिया कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। उससे पहले मैंने उस मौजू पर गौर करने की जहमत नहीं की थी। मैंने चंद ही लम्हों बाद में फैसला कर लिया कि मुझे एक आम आदमी की हैसियत से अपने ही 5 स्टार होटल में चले जाना चाहिए। बाहर आकर टैक्सी में बैठकर जब मैंने ड्राइवर को मतलूबा होटल चलने के लिए कहा तो उसने मुड़कर और जरा गौर से मेरी तरफ देखा। शायद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि हुलिये से एक परेशान हाल और बेसरो सामान देहाती नजर आने वाला शख्स 5 स्टार होटल का रुख किस लिए कर रहा है। फिर उसने गोया दिल ही दिल में अपने आप को किसी जवाब से मुतमिन करते हुए टैक्सी स्टार्ट की और होटल की तरफ रवाना हो गया। होटल के दरवाजे पर उतरकर मैंने उसे भारी टिप दी तो उसकी बाछें खुल गईं और उसे शायद इत्मीनान भी हो गया कि मुसाफिर ख्वाह पेंडू और बदहाली था, मगर उसके पास रुपया बहरहाल मौजूद था। होटल का दरबान जो हर आते जाते को देखकर बाछें फैलाकर दरवाज़ा खोलता था, मुझे दरवाजे की तरफ बढ़ते देखकर गोया शशोपंज में पड़ गया कि दरवाज़ा खोले या ना खोले। मैंने उसकी उलझन दूर कर दी और खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर जा पहुंचा। 5 स्टार होटलों में अमूमन रात को दिन से ज़्यादा रौनक होती है, लेकिन उस रात वहाँ ख़ास रौनक नज़र नहीं आ रही थी। लॉबी और लॉन्च खाली पड़ा था। दाएं हाथ पर काफ़ी बार में भी सिर्फ 2-3 नौजवान जोड़े सरगोशियों में मसरूफ थे। रिसेप्शन पर सिर्फ एक ही क्लर्क मौजूद था और वो भी ऊँग रहा था। मेरी आहट सुनकर उसने सर उठाया और ज़रा चौंक कर संभल कर बैठ गया। शायद उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक मफलूकुल हाल मैला कुचैला देहाती सा शख्स मुंह उठाए 5 स्टार होटल में क्यों घुसा चला रहा था। उस वक्त अगर कोई मेरी तरफ इशारा करते हुए उसे ये बताने की कोशिश करता कि ये मैला कुचैला देहाती सा शख्स इस होटल का मालिक है तो शायद वो उसे एक बचकाना मजाक समझता। वैसे भी वो मुझे कोई नया ही रिसेप्शनिस्ट मालूम होता था। उसके सामने तो अगर मैं सही हुलिये में भी जाता तो उसके लिए अजनबी होता, बल्कि एक उसी पर क्या मौकूफ होटल का बेशतर अमला मुझे सूरत से नहीं पहचानता था। काउंटर पर पहुंचकर जब मैंने होटल में क़याम का इरादा जाहिर किया और अपने लिए एक लग्जरी स्वीट तलब किया तो इस्तकबालिया क्लर्क कुछ परेशान हो गया। शायद वो मुझे स्वीट क्या सिंगल कमरा भी देने से इनकार करना चाहता था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह ऐसा करे। महज ज़ाहिरी हुलिये की बुनियाद पर किसी को कमरा देने से इनकार करना होटलों की रवायात के खिलाफ था। उसने बादल नख्वास्ता कार्ड मेरे सामने रख दिया। मैंने जानबूझकर नहायत कम पढ़े लिखे अफराद की तरह उससे पूछ कर उसे उर्दू में पुर करना शुरू कर दिया। खाना पूरी मुकम्मल करके मैंने उस तरह गहरी सांस ली गोया कोई बहुत कठिन मरहला सर कर लिया हो। फिर मैंने चारों तरफ सर घुमाकर चमकते धमकते दरो दीवार झिलमिलाते फर्श और जगमगाते फानूसों का जायजा लिया और कुछ मरौबियत कुछ तमानियत से सर हिलाया गोया मैं अपने ख्वाबों की सरजमीन पर पहुंच गया था। इस्तकबालिया क्लर्क ने गालिबन मुझे मजीद मरऊब करने के लिए अंग्रेजी में पूछा, आपके पास कोई सामान वगैरह तो नहीं है? उसके लहजे में बज़ाहिर मुलायमत थी, लेकिन दर हकीकत उसका लहजा चुभता हुआ सा महसूस होता था। हैं जी, क्या फरमाया? मैंने हम अंकलों की तरह पूछा। हालांकि मेरा उस किस्म की अदाकारी का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उस सूरत हाल से मैं ख्वामख्वाही
कुछ लुत्फ अंदोज होने लगा था और मैंने उन तवक्कुआत के मुताबिक अमल करना शुरू कर दिया था। मैंने पूछा था कि आपके पास कुछ सामान वगैरह तो नहीं है? क्लर्क ने अपने सवाल का तर्जुमा किया। सामान? मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, गोया उससे पहले मैंने उस पहलू पर गौर ही नहीं किया था कि मेरे पास कुछ सामान भी होना चाहिए था। सामान फिलहाल तो नहीं है जी, लेकिन ये कौन सा मसला है, सामान भी आ जाएगा। मैंने लिफ्ट की तरफ से एक दराज कद सफ़ेद फार्म गैर मुल्की को काउंटर की तरफ आते देखा और फैसला किया कि मुझे अपने ड्रामे को तूल नहीं देना चाहिए, कहीं ख्वामुखा लोगों की तवज्जो मेरी तरफ मबसूल होने लगेगी। पहले ही एक वेटर एक तरफ दीवार के सहारे खड़ा अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। आप कब तक ठहरेंगे? क्लर्क ने कार्ड के इंदराजात में उस सवाल का जवाब लिखा होने के बावजूद मुझसे पूछा। शायद दिल ही दिल में वो दुआ गो था कि मेरा क़याम मुख्तसर से मुख्तसर हो। गैर मुल्की अपने कमरे की चाबी क्लर्क को देकर दरवाजे की तरफ बढ़ चुका तो मैंने कहा, हफ्ता 10 दिन, इससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी। मैंने महसूस किया कि गैर मुल्की ने भी जाते जाते मुड़कर एक नज़र मेरी तरफ देखा था। क्लर्क कुछ हिचकिचाते हुए बोला, आपको कम अज कम 25,000 रुपये एडवांस जमा करवाने होंगे। मैं गहरी सांस लेकर रह गया था। वो 5 स्टार होटलों की रवायात से इन्हिराफ कर रहा था और रेलवे स्टेशन या लारी अड्डे पर वाक़ई होटलों की तरह एडवांस मांग रहा था। हालांकि 5 स्टार होटलों में अपने मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों पर एतबार करने का रिस्क लिया जाता है। उन्हें ज़्यादातर मेहमानों के साथ मेज़बानी की आलातरीन रवायात का मुजाहरा करना पड़ता है, लेकिन क्लर्क यकीनन मुझे ज़रा अलग ही केस समझकर डील कर रहा था। मैंने कोई एतराज़ न किया और जेब से कुछ नोट निकाल कर 25,000 गिनकर उसके सामने रख दिए। तब उसने कुछ इत्मीनान की सांस लिया और गालबन यकीन कर लिया कि मेरा हुलिया ख्वाह कैसा ही सही, लेकिन मैं कंगाल नहीं हूँ। उसने इशारे से वेटर को बुलाया और चाबी उसके हवाले करते हुए कहा, साहब को ऊपर पहुंचा दो। वेटर मुझे अदायगी करते देख चुका था, उसके बावजूद वो नीम तिली से मेरे साथ रवाना हुआ। लिफ्ट में भी मैं देहातियों की तरह हैरान होकर इधर उधर देखता रहा, गोया पहली बार लिफ्ट में सवार हुआ। हालांकि मैं मजीद अदाकारी का इरादा तर्क कर चुका था, लेकिन न जाने क्यों मुझे वेटर को अजीब सी नजरों से अपनी तरफ देखते पाकर कुछ अजीब सा लग रहा था। 5वीं मंजिल पर मुझे लग्जरी सूट में पहुंचाकर उसने मेरी आने वाली नस्लों पर एहसान करते हुए मुझे समझाने की कोशिश की कि किसी चीज़ को किस तरह इस्तेमाल करना होगा, फ़ोन सर्विस वालों से किस तरह रब्ता करना होगा, वगैरह वगैरह। मैं आंखें फैलाए सारी लाते हुए गोया उसकी बातें ज़हन नशीन करने की कोशिश करता रहा। रुखसत होने लगा तो मैंने नहायत मुअद्दबाना अंदाज में 100 रुपये टिप पेश की। तब उसका चेहरा खासा बदल गया, उसके पेशानी से शिकनें दूर हो गईं और उसके लहजे में जो हल्की सी काट थी वो मातूम होगी। वो काफ़ी मुअद्दब नजर आने लगा। पैसे में वाकई बड़ा जादू होता है। वो रुखसत हो चुका तो मैंने चंद सेकंड बाद दरवाजे की आई की से आंख लगाकर बाहर देखा। मेरा सूट लिफ्ट के करीब ही था। वेटर अभी लिफ्ट के इंतजार ही में खड़ा था। उसी असना में दूसरी तरफ से एक और वेटर ट्रे हाथ में उठाए आ गया। दोनों बातें करने लगे। मेरे कमरे से निकलने वाला वेटर नौजवान था, दूसरा जरा बड़ी उम्र का था। नौजवान वेटर बार बार मेरे ही कमरे की तरफ देख रहा था। मुझे अंदाजा हो गया कि वो मेरे ही बारे में बात कर रहा था, लेकिन साउंड प्रूफ होने की वजह से आवाज़ अंदर नहीं आ रही थी। मैंने बेआवाज़ तरीके से दरवाज़ा नहायत ज़रा सा खोल कर बाहर कान लगा दिया तो आवाज़ें सुनाई देने लगी। नौजवान वेटर कह रहा था, अल्लाह की शान है, कैसे कैसे लोग 5 स्टार होटलों में आने लगे हैं। बस अब मैं तुम्हें बताऊं कि कैसा हुलिया था उसका। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई खेतों में काम करते करते यकदम मुंह उठाकर इधर भाग आया हो। फिर जरा राजराना अंदाज में बोला, लेकिन यार पैसे उसके पास जरूर हैं, खुले दिल से खर्च कर रहा है, कोई नो दौलतिया होगा। बड़ी उम्र के वेटर ने अपनी राय का इजहार किया, लेकिन नो दौलतिये तो अपना हुलिया वगैरह अच्छे से अच्छा बना कर आते हैं और आने की कोशिश करते हैं। नौजवान वेटर बोला, ये आदमी तो मिट्टी में लितरा हुआ था, कपड़े चुरमुर थे, सर पर खाक पड़ी हुई थी। शायद बेचारे को मुंह धोए हुए भी हफ्ता 10 दिन गुजर चुके हैं। तो फिर कहीं कोई डाकू ना हो। बड़ी उम्र का वेटर दूर की गोड़ी लाया था, लगता नहीं है। नौजवान वेटर बोला, लेकिन भाई आज किसी के बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर डाकू भी है तो हमें क्या, इन मामलात को होटल वाले जाने, हमें तो हमारी तनख्वाह मिलती रहनी चाहिए। हमारे लिए तो वही अच्छा आदमी है जो हमें टिप दे और दिल खोल कर दे। उसी दौरान लिफ्ट आ गई और वो दोनों उसमें घुस गए। मैं एक ठंडी सांस लेकर वापस आया और बेड पर ढेर हो गया। मैं एक अच्छा खासा तवील अरसा जंगलात बियाबानों में जिस किस्म की सोबतें उठाते गुजार कर आया था, उसके बाद 5 स्टार होटल के लग्जरी स्वीट की आराम थे और पुरताइश चीज़ें अजीब लग रही थीं। लेकिन मुझे इस माहौल से मानूस होते भी देर न लगी और चंद लम्हे बाद ही मैं सब कुछ भूल भाल कर घोड़े बेचकर सो गया। दूसरी सुबह मैंने डट कर नाश्ता करने के बाद अपनी हालत ठीक करने की मुहिम शुरू कर दी। सबसे पहले क्लिफ्टन जाकर एक फैशनेबल शॉपिंग सेंटर से अपने लिए कुछ ढंग के कपड़े खरीदे। फिर होटल की बार्बर शॉप में शेप बनवाई, बाल तरछवाए और एक नहायत तवील पुरएहतमाम गुस्ल के बाद नए लिबास में आईने के सामने खड़ा हुआ तो यूं महसूस हुआ जैसे मैंने एक नया जन्म लिया हो। मुझे कुछ यकीन नहीं आ रहा था कि मैं वाकई शहर वापस पहुंच गया हूँ। मैं अपने लिए एक स्याह चश्मा और खूबसूरत सा फ्लैट हैट भी ले आया था। मैंने अपनी शख्सियत में उन दोनों चीज़ों का इजाफा करने के लिए नए सिरे से अपना जायजा लिया। बाज़ अंग्रेजी फिल्मों में ज़रा बारोब किस्म के गिरोहबाज या नाइट क्लबों के जवान मजबूत किस्म के मालिक दिखाए जाते हैं।
میں کچھ اسی قسم کی چیز دکھائی دے رہا تھا. مجھے اس قسم کی ڈرامے بازی سے بدمزگی ہی محسوس ہوتی تھی, لیکن فی الحال اس طرح کے چھوٹے موٹے سہارے لیے رکھنا بہتر تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ ہوٹل میں کوئی مجھے پہچانے. ہوٹل میں قیام کرنے والوں کو جس سٹاف سے زیادہ تر واسطہ پڑتا ہے یا سامنا ہوتا رہتا ہے, وہ لوگ تو ویسے بھی مجھے نہیں پہچانتے تھے. میرے لیے بھی بیشتر شکلیں اجنبی ہی تھیں. خاص خاص عہدوں پر کام کرنے والے لوگ مجھے پہچانتے تھے, ان سے سامنا ہونے کا امکان کم ہی تھا. ہوٹل کے کارڈ میں نے اپنا نام M.F. خان درج کیا تھا. دوبارہ باہر نکلنے سے پہلے میں نے ٹیلی فون پر رابطوں کی کوشش شروع کی. میں نے اپنے مقامی آفس فون کیا اور شفیع شاہ وغیرہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی. پتہ چلا کہ وہ لاہور ہی میں تھے, ابھی تک واپس نہیں آئے تھے. لیکن لاہور میں بھی ان کا کچھ پتہ نہیں تھا, کسی کا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا. کراچی آفس میں صرف چند ہی ساتھی دی سرکل میں شامل تھے, باقی دفتر میں کام کرنے والے عام سے لوگ تھے. انہیں دی سرکل یا ہماری چند کاروباری مصروفیات کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا, اس لیے میں نے انہیں مزید خریدنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی اپنا نام بتایا. میں نہیں چاہتا تھا کہ شہر میں کوئی بھی میری موجودگی سے آگاہ ہو. میرے لیے اطلاع ذرا تشویشناک تھی کہ شفیع شاہ وغیرہ ابھی تک لاہور سے واپس نہیں آئے تھے اور نہ ہی وہاں ان کا کچھ پتہ تھا. ہوٹل کے کمرے سے براہ راست لاہور فون بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. لاہور کے چند نمبروں پر بات کرنے کی کوشش کی. یہ نمبر ٹونی راہیلا اور شبیر شیخ وغیرہ کے تھے. آپریٹر بیچارے نے اپنے سے بہت کوشش کی, لیکن ہر نمبر پر ہر بار کوشش کے باوجود کامیابی نہ ہوئی اور یہی جواب دیتا رہا, نو رسپانس سر. میرے حواس میں کچھ ٹھنڈک سی آن بسی اور میں ریسیور رکھ کر چند لمحے کے لیے ساکت بیٹھا رہ گیا. میں فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے لاہور جانا چاہیے یا نہیں. میں کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکا. میں نے محسوس کیا کہ میرے اعصاب پر کچھ سستی سی چھا رہی تھی. جنگلوں اور دیہات میں مارا پھرنے کے دوران میں شکار پر نکلے ہوئے درندے کی طرح چاقو چوبند اور مستعد رہا تھا, لیکن شہر کی پرتعیش رہائش نے مجھے فوراً ہی سست کر دیا تھا. دوسرے لمحے میں یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ یہ حادثات, یہ طرز زندگی میرے لیے نیا تو نہیں تھا. میں تو برسوں سے ان کا عادی تھا اور میں نے کبھی اپنے آپ کو اس طرح سست محسوس نہیں کیا تھا. کہیں یہ ساتھیوں سے رابطہ نہ ہو سکنے کا اثر تو نہیں تھا. شاید یہ میرے لیے ایک ایسی بری خبر تھی جس کی میں توقع نہیں کر رہا تھا. تو میں نے ہمیشہ یہی محسوس کیا تھا کہ میں بحران کا آدمی تھا, یعنی بحران کے دوران میں زیادہ مستعد رہتا تھا اور میری صلاحیتیں زیادہ اوپر کر سامنے آتی تھیں. میں اپنے آپ کو زیادہ پر اعتماد محسوس کرتا تھا, لیکن اس وقت نہ جانے کیوں بدخبری کے آثار محسوس کرتے ہی میرے اعصاب پر تھکن سی سوار ہو گئی. میں نے روم سروس کو فون پر بلیک کافی کا آرڈر دیا اور کمرے میں ٹہلنے لگا. ہمارے کچھ غیر کاروباری سے ٹھکانے تھے. میں سوچ رہا تھا کہ بذات خود ان ٹھکانوں پر جا کر اپنے ساتھیوں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں. میرے اسی ادھیڑ بن کے دوران ویٹر کافی لے کر آ گیا. یہ وہ ویٹر نہیں تھا جو گزشتہ رات مجھے کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا, لیکن یہ بھی صبح مجھے برے حال میں دیکھ چکا تھا, اس لیے اس وقت دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا. بلکہ پہلے تو وہ مجھے اس سوئٹ میں ٹھہرے ہوئے شخص کا کوئی ملاقاتی سمجھا. مجھے پہچان لینے کے بعد اس نے صرف خوشگوار سی حیرت کا اظہار کیا, کوئی تبصرہ نہیں کیا. اس کے جانے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اپنے انداز و اطوار کی وجہ سے میں ویٹروں کی نظر میں آ رہا تھا. مجھے اس حد تک بھی کسی کی نظر میں آنے سے بچنا چاہیے. گرم کافی حلق سے اتری تو ذہن کی یکبستگی کچھ کم ہوئی. میں کسی فیصلے پر تو نہ پہنچ سکا, لیکن اپنے سوئٹ سے ضرور نکل کھڑا ہوا. مجھے کمرے میں بیٹھے بیٹھے کچھ وحشت سی ہونے لگی تھی. میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ان خن ہواؤں اور بند کمروں سے نکل کر سوچ بچار کرنا چاہیے. میں سوئٹ سے نکل کر لفٹ کے انتظار میں کھڑا تھا کہ ایک کونے سے داؤد چودھری برآمد ہوا. وہ میرے ہوٹل کا سیکیورٹی انچارج تھا. وہ اس وقت غالباً غیر محسوس سے انداز میں گشت پر تھا. میں نے جلدی سے منہ پھیرنے کی کوشش کی, لیکن اس نے مجھے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا. وہ مجھے بہت اچھی طرح پہچانتا تھا. سر آپ یہاں؟ وہ تیزی سے میری طرف لپکا. میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا, اور جب وہ قریب آ گیا تو نہایت نیچی آواز میں کہا مجھے اصل نام سے مخاطب کرنے اور زیادہ مؤدب نظر آنے کی ضرورت نہیں. محض رسمی صاحب ملاقاتی نظر آنے کی کوشش کرو. مجھے صرف خان صاحب کے نام سے مخاطب کر سکتے ہو. کیوں سر, خیریت تو ہے؟ اور ذرا چونک کر پھر اس نے غیر ارادی طور پر یوں ادھر ادھر دیکھا جیسے اسے توقع رہی ہو کہ ہمارا کوئی دشمن آس پاس ہی کھڑا ہوگا. ہاں بظاہر خیریت ہی ہے, لیکن شاید کچھ اتنی خیریت بھی نہیں ہے. میں نے مبہم لہجے میں کہا میں یہاں ایک عام مہمان کی حیثیت سے ٹھہرا ہوا ہوں. سر اپنے ہی ہوٹل میں؟ وہ ہکلایا. میں نے سخت نظروں سے اسے گھورا. میں نے تمہیں احتیاط برتنے کی ہدایت کی تھی, لیکن تم اس ہدایت پر بالکل عمل نہیں کر رہے. آئی ایم سوری سر. اس نے جلدی سے اپنے تاثرات بدلنے کی کوشش کی. میں نے سر وغیرہ سے بھی پرہیز کرنے کے لیے کہا ہے. میں نے یاد دلایا. جی خان صاحب. وہ ہکلایا. پھر بھی آپ کچھ تو بتائیں, کیا چکر ہے؟ میرے لائق کو خدمت. اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر اپنے باؤزر کے دستے پر تھا. نہیں, خدمت وغیرہ تو کچھ نہیں, بس تم یہاں میری موجودگی کو راز رکھنے کی کوشش کرنا. جوش میں آ کر اسٹاف کو مت بتا دینا کہ چودھری صاحب یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. میں نے ہدایت کی. این اسی لمحے لفٹ ہمارے سامنے آ کر رکی. کسی طلسمی دروازے کی طرح خاموشی سے دونوں پٹ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور ایک تنہا لڑکی اس چوکور قفس میں کھڑی دکھائی تھی. ورزیاں کر کے اپنے آپ کو دبلے پن کی اس سطح پر لے جاتی ہیں جہاں سے بدنمائی کی سرحد شروع ہوتی ہے.
वो लड़की भी उस सतह पर नहीं पहुंची थी। उसे खूबसूरत कहा जा सकता था। वो किसी नफीस मगर मोटे से नेवी ब्लू कपड़े के स्कर्ट में थी जो उस पर न जाने क्यों बहुत जच रहा था। उसके बाल अजीब रंग के थे, चांदी और सोने का मिला जुला इम्तजाज था और उसमें चमक आईने जैसी थी। होंठ भरे भरे, रुखसारों की हड्डियां कुछ ज्यादा ही उभरी हुई थी। सबसे अजीब उसकी आंखें थीं। पहली नजर में मालूम होता था जैसे उसकी आंखों का कोई रंग ही नहीं था। शीशे की तो शफाफ मसनूई आंखें उसके चेहरे पर चढ़ी गई थी, लेकिन जरा तवज्जो से देखने पर पता चलता था कि उसकी आंखें नहायत और शफाफ नीले रंग की थीं। असेबी और खौफनाक किस्म की अंग्रेजी फिल्मों में बाज किरदारों को डरावना बनाने के लिए उनकी आंखें कुछ इसी किस्म के रंग की दिखाई जाती हैं, या अचानक उनकी आंखों का रंग तब्दील होते दिखाया जाता है। ताहम उस लड़की की शख्सियत का तासुर असेबी ऐसा खतरनाक नहीं था। उसमें बहरहाल एक खुद शक्ल लड़की वाली कशिश मौजूद थी और लिफ्ट की अकबी दीवार से चिपकी बिल्कुल सीधी खड़ी थी। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही मैंने उसे एक टुक अपनी तरफ देखते पाया। गोया वो लम्हा बहुत तवील हो गया। लड़की पलक झपकाए बगैर लिफ्ट से बाहर आई और चंद कदम चलकर राहदारी में दाएं तरफ मुड़ गई। ये लड़की कौन थी? मैंने दाऊद चौधरी से पूछा। मालूम नहीं सर, होटल की कोई गेस्ट होगी। वो गड़बड़ा कर बोला। मालूम करो इसके बारे में। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैंने उसे खुदा हाफिज कहा और लिफ्ट के जरिए नीचे आ गया। मैं कुछ देर होटल के आसपास फुटपाथ पर टहलता रहा। मुझे नहीं मालूम था कि रेड डॉट के मुकाबले में मेरे साथियों की जिद्दोजहद किस मरहले में थी और वो खुद कहाँ थे, लेकिन मुझे यह अंदेशा जरूर था कि शायद रेड डॉट अब भी कराची और लाहौर में उन तमाम ठिकानों की निगरानी कर रही हो जिससे मेरा ताल्लुक था। निगरानी करने का भी उनका अपना ही अंदाज था। अजीब व गरीब और नाकाबिले यकीन से वसाइल उनके पास मौजूद थे। कुछ नहीं कहा जा सकता था कि कहाँ से कोई गैबी आंख मुझे देख रही हो। मैं जरा यही जायजा लेने के लिए होटल से निकला था कि गर्दोपेश के बारे में मेरे महसूसात क्या कहते हैं। मैं टहलता हुआ खासी दूर तक चला गया और चंद मिनट बाद लौट आया। मुझे किसी गड़बड़ का एहसास नहीं हुआ था। मेरी हिस्सात में कोई हलचल नहीं हुई, ताहम ज़हन के किसी तारीख कोशे में इज़्तिराब की नहायत खफीफ सी लहर करवट ले रही थी। शायद उसकी वजह ये अचानक तब्दीली थी। मैं अंदरूनी मुल्क के चंद दूर उफ्तादा इलाकों में वक्त गुजार कर आ रहा था। वहाँ कम अज कम रेड डॉट की हद तक खतरे का एहसास नहीं था। वहाँ खतरात की नौइयत बदल रही थी। वहाँ मुझे जिन खतरात का सामना करना पड़ा था वो मुझे ज़्यादा अहम नहीं लगे थे, लेकिन रेड डॉट की बात कुछ और थी। कुछ देर बाद मैं होटल वापस आ गया क्योंकि मुझे किसी गड़बड़ का कोई एहसास नहीं हो रहा था। उसके बावजूद मैंने अपने 2-1 ठिकानों पर जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। मैं होटल के काफ़ी बार में जा बैठा। काफ़ी पी चुका था, अब तबीयत में सुस्ती और काहली नहीं थी। वक्त गुजारी के लिए मैंने जूस का आर्डर दिया। ताज़ा अखबार की ओर से गैर महसूस तौर पर इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। अचानक अखबार के ऊपर से मेरी नज़र उन्हीं शफाफ आंखों पर पड़ी जो आसेबी सी आंखों वाली वो लड़की एक टुक मेरी तरफ देख रही थी। मुझे याद पड़ता था कि एक लम्हे पहले वो उसी कुर्सी पर मौजूद थी और चंद मिनट पहले मैंने उसे 5वीं मंजिल पर जाते देखा था। लेकिन खैर ये कोई ऐसी हैरत की बात नहीं थी। ऐन मुमकिन था कि वो भी आकर बैठी हो। मेरा उससे सामना चंद लम्हों के लिए हुआ था, लेकिन मैंने महसूस किया था कि वो शायद पलकें बहुत कम चमकती थी। मैंने भी एक टुक उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। मेरी उस तरह देखने पर आम तौर पर मर्द भी नजर चुरा लेते थे, लेकिन उसने नजर चुराना दरकिनार पलक तक नहीं झपकी। उसका अंदाज कुछ गैर फितरी सा था। मेरे रगे पैर में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। इंतहाई बुरी शोहरत रखने वाले किसी खतरनाक और बदशक्ल बदमाश को देख कर भी मेरे जिस्म में कभी इस तरह सर्द लहर नहीं दौड़ती थी। वो तो एक अच्छी खासी खूबसूरत लड़की थी, लेकिन लगता था कि उसमें वाकई कोई ऐसी सी खासूसियत मौजूद थी। अचानक उसके सामने एक वेटर आ गया। तब मैंने उसकी तरफ से नजर हटा लेना ही बेहतर समझा और अखबार की ओट में बना ले ली। उस किस्म के होटलों में जिस तबके की नशिस्त तो बर्खास्त होती है, उसमें किसी लड़की से तारुफ हासिल करना कोई ऐसा मसला नहीं था। मगरबी तहजीब ने हमारे यहाँ भी बहुत से खूबसूरत और तकल्लुफात या हिजाबात ख़त्म कर दिए हैं। दौलत की फरावानी ने हमें हदूदों के से बेनियाज कर दिया है। फिर वो लड़की तो वैसे ही सफ़ेद फाम थी। उसकी तहजीब व मुआशरत में तो कोई रुकावट ही नहीं थी। कोई भी उसकी मेज़ पर जाकर अपना तारुफ करवा सकता था और उसके तारुफ की फरमाइश कर सकता था। मैं ऐसा शर्मीला भी नहीं था कि मुझे उस सिलसिले में कोई हिचकिचाहट होती। उसके बावजूद मैं उठकर उसकी मेज़ पर नहीं जा सका, हालांकि मेरा दिल चाह रहा था कि मुझे उसके बारे में कुछ मालूम हो जाए। चलने में बाद दूसरा वेटर मेरे लिए जूस लेकर आ गया। मैंने अखबार चेहरे के सामने से हटाया तो वो लड़की उस नशिस्त से गायब थी। मैं नहायत आहिस्तगी से गैर महसूस से अंदाज में सर घुमाते हुए पूरे काफ़ी बार का जायजा लिया, पर मुझे कहीं दिखाई न दी और ना ही लाउंज वगैरह की तरफ जाती नजर आई। मेरे दिल में बेउनवान से खलिश और इज़्तिराब कुछ बढ़ गया था। ताहम बज़ाहिर में सुकून से बैठा जूस की चुस्कियाँ लेता रहा। वो दिन मैंने जूं तूं होटल में गुजारा। वो लड़की मुझे काफ़ी बार में नज़र आने के बाद कहीं नज़र नहीं आई और ना ही कोई ख़ास वाक़या पेश आया। रात को मैं सोने के लिए लेटा। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं उस लड़की को ख्वाब में देखूंगा। मैंने ख्वाब में देखा कि वो नुकीली एड़ी वाली सैंडल पहने मेरे सीने पर खड़ी थी और उसका वजन शायद किसी पहाड़ के बराबर था। वो गोश्त पोश की लड़की नहीं, किसी इंतहाई वजनी दहाज से बना हुआ कोई ठोस मुजस्मा था।
میری سانس سینے میں رکی جا رہی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ اس کے سینڈلوں کی نکیلی ایڑیاں میرے سینے میں کیوں اتر نہیں گئی تھی۔ وہ سر ذرا جھکائے میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا گویا وہ ہزاروں فٹ کی بلندی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، اس کے باوجود اس کی شکل نہ جانے کیوں بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے چہرے کی طرف پھیلائے ہوئے تھے۔ مخروطی انگلیوں والے یہ ہاتھ اس وقت نہ جانے کیوں عقاب کے پنجوں کی طرح بدصورت دکھائی دے رہے تھے اور ناخنوں کے سروں سے دودیا دھواں بل کھاتا فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ اچانک لڑکی نے کرخت اور ڈرونی آواز میں ایک طویل کہکا لگایا جس سے مجھے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ بالکل کسی ہارر فلم کا سا منظر تھا۔ اس کہکے کی وجہ سے میری آنکھیں کھل گئیں۔ خواب میں بھی انسان کو یہ محسوس تو نہیں ہوتا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ مجھے بھی یہ احساس نہیں تھا، لیکن آنکھ کھلنے کے بعد بھی میرا یہ احساس برقرار رہا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن سینے پر وہی لڑکی نظر آتی رہی جس کا وزن پہاڑ کے برابر محسوس ہو رہا تھا۔ گویا خواب کا تسلسل ابھی قائم تھا۔ میں نے اپنی تمام تر توانائی مجتمع کر کے ہلنے کی کوشش کی۔ جو ہی میں ذرا سا ہلنے میں کامیاب ہوا، خواب کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ لڑکی ایک دم غائب ہو گئی اور میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ میں نے ملک اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے میں میرے سوا کوئی نہیں تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے ایک عجیب سی بو کا احساس ہوا۔ مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ کمرے میں کوئی گیس بھر رہی تھی اور اسی کی وجہ سے میرے حواس پر دھندلاہٹ سی چھانے لگی تھی۔ اس اعتبار سے وہ ڈراؤنا خواب میرے حق میں بہت اچھا ثابت ہوا تھا کہ اس کی وجہ سے میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، ورنہ شاید میں سوتا ہی رہ جاتا اور میری عارضی نیند ابدی نیند میں تبدیل ہو جاتی۔ میں نے فوراً سانس روک لی۔ میں اسی روز بازار سے چھوٹا سا ایک نیا سفری بیگ لایا تھا، میں نے اسے بھی وہیں چھوڑ دیا۔ اپنی بچی ہوئی رقم البتہ اندرونی جیب میں ڈال دی۔ میں شب خوابی کا کوئی لباس اپنی شاپنگ کے دوران خرید کر نہیں لایا تھا اور خطرے کے لاشعوری سے احساس کے تحت پینٹ شرٹ ہی میں سویا تھا۔ سانس روکنے کے بارے میں مجھے کوئی تشویش نہیں تھی۔ یوگا کی مشقیں میرے کام آتی تھیں۔ میں بہت دیر تک سانس روک سکتا تھا۔ این ممکن تھا کہ مجھے دوبارہ اس کمرے میں آنے کا موقع نہ ملتا، اس لیے میں ذرا اطمینان سے اس پر الوداعی نظر ڈال کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اس وقت میرے ذہن پر نیند کا خمار اور گیس کے اثرات کافی حد تک کم ہو چکے تھے۔ میں اپنے آپ کو چوکنا محسوس کر رہا تھا۔ جب دروازے پر پہنچ کر میں نے ناپ گھما کر دروازہ کھولنا چاہا تو میرا اطمینان رخصت ہو گیا۔ ناپ بالکل جام تھی اور ذرا بھی نہیں گھوم رہی تھی۔ دروازہ نیچے سے تقریباً ایئر ٹائٹ تھا، شاید چابی کے سوراخ کے ذریعے ہی کمرے میں گیس بھری گئی تھی اور پھر اس میں کوئی خاص سیال انڈیل کر اسے جام کر دیا گیا تھا۔ گویا میرے لیے ایک کشادہ راستہ پہ راستہ آرام دہ قبرستان تیار کر دیا گیا تھا۔ اٹیچڈ باتھ روم اور وال ٹو وال کارپٹ والی قبر۔ اس قسم کی کسی کوشش کا مطلب یہی تھا کہ ریڈ ڈاٹ ابھی تک کراچی ہی میں میری تلاش کے سلسلے میں سرگرم تھی اور یہاں پہنچتے مجھے ان کی نظر میں آنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ لاہور میں شاید صورتحال اس سے زیادہ خراب ہو۔ میرے لیے یہی تشویش کچھ کم نہیں تھی کہ ریڈ ڈاٹ کا مسئلہ ابھی جوں کا توں برقرار تھا، لیکن فی الحال کمرے سے نکلنے کا مسئلہ اس سے بھی زیادہ تشویشناک تھا۔ میں نے کافی پیچھے ہٹ کر دوڑ کر دروازے پر کندھے سے ٹکر رسید کی۔ ہلکی سی دھمک کے ساتھ کمرے کی دیوار تک لرز گئی، لیکن دروازہ جوں کا توں قائم رہا۔ دروازہ ٹھوس اور مضبوط تھا، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ وہ اندر کی طرف کھلتا تھا۔ اگر میں اس پر باہر سے ٹکر رسید کرتا تو صرف تالا ہی رکاوٹ ہوتا، لیکن اب تالے کے ساتھ ساتھ پوری چوکھٹ بھی رکاوٹ بن چکی تھی، کیونکہ باہر کی طرف دروازہ اس میں پھنسا ہوا تھا۔ دوسری ٹکر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ یہ صرف اپنے آپ کو تکانے والی بات تھی اور اس کوشش میں میری سانس روکنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے فون پر کسی سے رابطہ کر کے مدد حاصل کرنا چاہی، لیکن فون ڈیڈ پڑا تھا۔ یہ میرے لیے حیرت کی بات تھی، کیونکہ ہوٹل کے کمروں میں استعمال ہونے فون کی تاریں باہر تو نظر نہیں آتی جنہیں کاٹ دیا جائے۔ اب میرے جسم سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ پھوٹ پڑا۔ مجھے خوف نہیں آتا تھا، بے بسی میرے لیے موت سے زیادہ خوفناک تھی۔ میں نے کسی کارآمد چیز کی تلاش میں کمرے کی چاروں طرف نظر دوڑائی، میرے مطلب کہ کوئی چیز کہیں مجھے نظر نہیں آئی۔ میں ابھی تک اپنی سانس روکنے میں کامیاب تھا، لیکن آخر کب تک میرا ساتھ دے سکتی تھی یہ میری مشق۔ میں نے ایک مہم سے امید کے سہارے باتھ روم کا دروازہ کھول کر وحشت زدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھا۔ ایک کیبنٹ کے اوپر سے مجھے ایک نوکیلی سی چیز جھانکتی نظر آئی۔ میں نے جلدی سے اوپر ہاتھ مارا اور وہ چیز میرے ہاتھ میں آ گئی۔ اگر میں نے سانس روک رکھی ہوتی تو شاید اس وقت میں اطمینان کی گہری سانس لیے بغیر نہ رہ سکتا۔ وہ چیز گویا کسی دست غیبی نے خاص طور پر میرے لیے وہاں رکھی تھی۔ بظاہر وہ حقیر سی چیز تھی، عام حالات میں ہمیں اس کی اہمیت کا قطعاً اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے میں کسی کے محسوسات کم از کم ویسے نہیں ہو سکتے جیسے اس وقت میرے تھے۔ وہ ذرا بڑے سائز کا ایک پرانا سا اسکریو ڈرائیو تھا جس کا دستہ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا۔ باتھ روم کی فینسی لائٹ بالکل نئی نظر آ رہی تھی، شاید حال ہی میں تبدیل کی گئی تھی، اور الیکٹریشین وہ اسکریو ڈرائیور وہاں بھول گیا تھا یا بیکار سمجھ کر جان بوجھ کر چھوڑ گیا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہاں اس کی موجودگی کا منظر کچھ اور رہا ہو۔ بہرحال مجھے اس سے غرض نہیں تھی، میرے لیے تو اس کا میسر آ جانا ہی کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میں لپک کر دروازے تک پہنچا۔ باہر کی طرف سے تالے کی ساخت میں مضبوطی کا زیادہ بندوبست کیا گیا ہوگا، لیکن اندر کی طرف سے
फौलाद की सिर्फ एक प्लेट थी। उसके चारों स्क्रू खोलने में मुझे कुछ दिक्कत पेश आई, लेकिन फिर भी शायद मैंने कम अज कम वक्त में खोलने का उसे रिकॉर्ड कायम कर दिया। उसके नीचे लकड़ी का एक मुख्तसर सा टुकड़ा था जो ताले को रोके हुए था। मैंने उस स्क्रू ड्राइवर ही के जरिए उसे तोड़ डाला। स्क्रू ड्राइवर को उसमें फंसा कर एक झटका देना ही काफी साबित हुआ। करड़ की हल्की सी आवाज के साथ मेरा मसला हल हो गया। अब मैं दरवाजा खोल सकता था, लेकिन मैंने उसे खोलने की कोशिश नहीं की। मैं भी कुछ देर और सांस रोक सकता था। मैंने इतनी देर मजीद इंतजार करने का फैसला किया। मैं चाहता था कि बाहर कोई मौजूद हो तो उसे यह तासुर मिले कि मिलाकर मेरी जद्दोजहद दम तोड़ चुकी थी और गैस मुझ पर असर कर चुकी थी। मैं ये भी देखना चाहता था कि इस दौरान कोई कमरे में दाखिल होने की कोशिश तो नहीं करता। मैं दरवाजे के हक में मजीद 2-2.5 मिनट दीवार से चिपका खड़ा रहा, लेकिन किसी ने कमरे में दाखिल होने की कोशिश नहीं की और ना ही बाहर कोई आवाज सुनाई थी। सुकूत के वो लम्हात असाब शिकन थे। आखिरकार मैं नहायत आहिस्तगी से दरवाजा सिर्फ इतना खोला कि नाक बाहर निकाल सकूं। मेरे फेफड़ों में अब सांस को मजीद रोकने की ताकत नहीं रही थी। मैंने नहायत आहिस्तगी से अपने फेफड़ों में मुकीद हवा या कार्बन डाइऑक्साइड खारिज की। उस वक्त आहिस्तगी से उस हवा को खारिज करना भी एक सबर आजमा काम था। फेफड़े गोया फट पड़ने को तैयार थे, लेकिन मैंने अपनी सांस की आमदो रफ्त की आवाज पैदा न होने दी। जब तक मेरी नाक दरवाजा और चौखट के दरमियान रही तब तक खैरियत रही। जो ही मैंने गर्दन बाहर निकाली, शक की एक हल्की सी आवाज सुनाई थी। मैं कुछ देखने से पहले ही इस्तरारी तौर पर गर्दन नीचे कर चुका था। यह हरकत मेरे काम आ गई। कोई चीज मेरे बालों को छूती हुई गुजरी, लेकिन वो गोली यकीनन नहीं थी और ना ही शक की वो आवाज साइलेंसर वाले किसी पिस्टल वगैरह की थी। मैंने छोटे चाकू के फल जैसी किसी चीज की झलक देखी जो दरवाजे की चौखट में पवस्त हो चुकी थी, लेकिन मैं सही तौर पर नहीं देख सका कि वो क्या चीज थी, क्योंकि उस वक्त मैं कमरे से निकल चुका था। मैं देख चुका था कि दरवाजे के दाएं बाएं दोनों तरफ 2 अफराद दीवार से चिपके हुए थे। अगर मैं उनसे बचकर लिफ्ट की तरफ भागने की कोशिश करता तो उन दोनों के पास जो भी हथियार मौजूद था वो उन्हें इस्तेमाल कर सकते थे। उनसे उलझने में भी जान का खतरा था, लेकिन उस तरफ भागने में ज्यादा खतरा था। इसलिए दरवाजे से निकलते ही मैं लिफ्ट की तरफ भागने के बजाय दाएं तरफ वाले शख्स की तरफ लपका। मैं उस वक्त इतनी तेजी में था कि चीजें मुझे बिल्कुल उसी तरह दिखाई दे रही थी जैसे चलती ट्रेन से दिखाई देती हैं। मुझे वो शख्स स्याहपोश दिखाई दिया था। बाद में अंदाजा हुआ कि वो गहरे रंग के सूट में था और स्याह फाम था। उसके हाथ में जरा बड़े पिस्टल से मुशाबा कोई चीज थी जिसकी नाल आम पिस्टल से कहीं ज्यादा मोटी थी। उसने यकीनन उस चीज से मुझ पर फायर किया था। उससे जो कुछ भी निकला था वो यकीनन मेरी खोपड़ी से उस तरह गुजर जाता जैसे मक्खन सा ब्लेड, क्योंकि मैंने उसे लकड़ी की चौखट में उसी तरह पवस्त होकर गायब होते देखा था। उस हथियार की एक बड़ी खूबी तो यही थी कि उसे हल्की सी शक के अलावा कोई आवाज पैदा नहीं हुई थी। उससे पहले कि वो दूसरा फायर कर पाता, मेरी ठोकर उसके हाथ पर पड़ी। वो चीज उसके हाथ से छूटकर कहीं जा गिरी। मैं चूंकि उसके बिल्कुल पास पहुंच चुका था, इसलिए दूसरा शख्स फायर करने से बाज रहा। वैसे मुझे उस वक्त तक सही तौर पर मालूम भी नहीं था कि उसके पास कोई हथियार वगैरह मौजूद था या नहीं। स्याहफाम ने पिस्टल नुमा चीज हाथ से निकल जाने के फौरन बाद एक तरफ को हटते हुए जेब में हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे उसका मौका नहीं दिया। मैंने उसकी गर्दन पर कराटे का हाथ रसीद किया और फौरन ही उसकी ओट में होने की कोशिश की ताकि उसके साथी के हमले के सामने उसे ही ढाल बना सकूं। लेकिन यूं ही मैं उसे अपने सामने लाते हुए तेजी से घूमा तो मैं हैरत से गिरते गिरते बचा। उसका दूसरा साथी गायब हो चुका था। उसका गायब होना उसकी मौजूदगी से ज्यादा खतरनाक महसूस हुआ। मैंने स्याहफाम का सर दीवार से टकराया। कुछ उसी किस्म की आवाज पैदा हुई जैसे मैंने लोहे का गोला दीवार से टकरा दिया हो। न जाने वो किस के कमरे की दीवार थी। उससे पहले मैं अपने कमरे में 2 मरतबा कंधे से दरवाजे पर टक्कर रसीद कर चुका था। उससे भी अच्छी खासी धमक पैदा हुई थी। मुझे अंदेशा महसूस हुआ कि कोई कमरे का दरवाजा खोल कर न झांकने लगे और खौफसदा होकर चीखने न लगे। इस तरह मदद मुयस्सर आने के बजाय मेरे हक में सूरत हाल खराब हो सकती थी। स्याहफाम कलीन पर ढेर हो गया और मैं लिफ्ट की तरफ छलांग लगाई। वो लम्हाती सा सकूत मुझे बता रहा था कि कुछ होने वाला था। मुझे जल्द अज जल्द वहां से निकल जाना चाहिए था। खुशकिस्मती से लिफ्ट उसी फ्लोर पर मौजूद थी और उसमें कोई नहीं था। वो एक तेज रफ्तार लिफ्ट थी, लेकिन उस वक्त मुझे उसकी रफ्तार बहुत कम महसूस हुई। ताहम मैं खैरियत से नीचे पहुंच गया। लाउंज में कोई नहीं था। रिसेप्शन पर एक क्लर्क सुस्त अंदाज में बैठा था। मुझे देखकर उसने समझने की कोशिश की। शायद वो समझा कि मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन मैं बैरूनी दरवाजे की तरफ निकलता चला गया। मेरे असाब तारों की तरह तने हुए थे। हर कदम पर मुझे धड़का सा महसूस हो रहा था कि किसी कोने खुदरे से कोई अजीब सी चीज मेरे लिए मौत के पैगाम बंद करना निकल आए। दरबान ने मेरे लिए दरवाजा खोलते हुए कदरे तजस्सुस से मेरी तरफ देखा। वो रात का पिछला पहर था, ताहम मुझे जाते हुए देखकर उसके चेहरे पर कुछ ज्यादा हैरत नहीं थी। होटलों में दिन रात लोगों का आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन उन आने जाने वालों के तौर तरीके और अंदाज जरा मुख्तलिफ होते हैं। मेरे रुखसत होने का अंदाज कुछ और ही था। मैं सही सलामत होटल से बाहर भी आ गया। शायद मेरा ताक़ुब करने वाले अभी नीचे नहीं पहुंच सके थे। यह भी मुमकिन था कि अभी मुझे ऊपर ही तलाश किया जा रहा हो। शायद उन्हें तवक्को न रही हो कि मैं इतनी जल्दी होटल छोड़कर भागूंगा।
बहरहाल मैं उस खुश फहमी में मुब्तला होने के लिए तैयार नहीं था कि मुझे तलाश नहीं किया जा रहा होगा। होटल के हदूद से बाहर सड़क के किनारे एक टैक्सी खड़ी नजर आई, मगर उसका ड्राइवर सीट पर इस तरह लेटा हुआ था कि उसकी टांगें खिड़की से निकली हुई थी। सड़क पर ट्रैफिक बराए नाम था। बाद सड़कों से ट्रकों को सिर्फ रात ही में गुजरने की इजाजत होती है, इसलिए इक्का दुक्का ट्रक ही गुजरते दिखाई दे रहे थे। मैंने महसूस किया कि अगर मैं ड्राइवर को झंझोड़ कर जगाऊंगा तो उसके आवाज सही तौर पर बेदार होने और उसे ये समझने में कई मिनट लगेंगे कि मैं मुसाफिर था और कहीं जाना चाहता था। उसके बाद मुमकिन था कि वो कनूदगी ज़्यादा जहन के साथ ही गाड़ी चलाता। चुनाचे मैंने उस चक्कर में पड़ने का तकल्लुफ ही नहीं किया। मैंने एक झटके से दरवाजा खोला और दूसरे हाथ से उसका गिरबान पकड़कर उसे सीट से जरा ऊपर उठाते हुए ड्राइविंग सीट संभाल ली। मुझे उम्मीद थी कि चाबियां उसकी कमीज के सामने वाली जेब में मौजूद होंगी। मैंने उस जेब में हाथ मारा, मेरा अंदाजा दुरुस्त ही निकला। चाबियां फौरन ही मेरे हाथ में आ गईं। मैंने खुद ही टैक्सी स्टार्ट की और उस तरह आगे बढ़ाई कि कार चेजिंग के फिल्मी मंजर वाजे हो गए। उसके टायर बुरी तरह चिरचिरा उठे थे।